अरे सर आवाज ही नहीं आ रही थी। हम नहीं काटे, उंगली से कटा है सर। हमको बस बचा लीजिए सर, हमको बचा लीजिए सर। क्या करते क्या हो तुम? पढ़ते हैं सर। मेरे ऊपर मुकदमा जो 376 का मुकदमा लिखा गया है, साले पोर्नोग्राफी एक्ट का मामला है। हाँ 7 साल सजा काटेगा, भरेगा 5 लाख रुपया। उतना पैसा ही नहीं है सर। आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है ये आगरा का है, जहां एक फीमेल टीचर को व्हाट्सएप पर कॉल कर उनके साथ साइबर ठगी की कोशिश की गई। फ्रॉड करने वाले ने कहा आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है और उसे बचाने के लिए 1 लाख रुपए देने होंगे। उनके बेटे ने समझाया कि ये फ्रॉड कॉल है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा सदमा लगा कि घटना के 4 घंटे बाद ही उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। अब आप जरा सोचिए कि इस तरह के कॉल से इंसान कितना डर जाता है। ये तो बस एक फ्रॉड कॉल था, लेकिन आजकल जो फ्रॉड का पैतरा वायरल हो रहा है वो है डिजिटल अरेस्ट का। अब आप कहेंगे हम तो पढ़े लिखे हैं, हम इन सब में नहीं फंस सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। फेमस कवि, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर कंपनी के एम्प्लॉयज, बिजनेसमैन, ये सब जो काफी पढ़े लिखे हैं और काफी अच्छी पोस्ट पर हैं, जहां इनके पास हर चीज का एक्सेस है, अवेयरनेस है, फिर भी ये लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो चुके हैं। आज हम इसी डिजिटल अरेस्ट के खेल पर बात करेंगे और जानेंगे डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, इससे जुड़े कुछ मामले जो हाल ही में हुए, इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं महिमा शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। सबसे पहले जानते हैं डिजिटल अरेस्ट क्या है। डिजिटल अरेस्ट वो घटना है जब किसी व्यक्ति को किसी भी गलतफहमी का शिकार बनाकर डर और दहशत में डाल दिया जाता है और उस डर की मदद से मोटी रकम वसूल ली जाती है। उन्हें तब तक वीडियो कॉल के जरिए कैमरे के सामने रहने को बोला जाता है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, यानी कि साइबर क्राइम का शिकार बनाने को डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा, लेकिन ऐसा फ्रॉड करने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है भरोसा दिलाना। इस बात का भरोसा दिलाना कि कॉल के उस तरफ जो इंसान है वो सच में कोई अधिकारी है। डिजिटल अरेस्ट के दौरान ठग अपने शिकार के मन में डर पैदा कर देते हैं और उन्हें भरोसा दिला दिया जाता है कि जो भी उन्हें बताया जा रहा है वही असलियत है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास एक कॉल आता है जिसमें आपसे कहा जाता है कि आपके आधार कार्ड, फोन नंबर या फिर बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल किसी गैर कानूनी काम जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, तस्करी वगैरह के लिए किया जा रहा है, या फिर आपके किसी पहचान वाले के साथ कुछ बुरा हो चुका है या होने वाला है, या वो पुलिस, सीबीआई या ईडी की जांच के घेरे में फंस चुके हैं, जिस वजह से आप भी उस जांच के घेरे में आ गए हैं, जिसके बाद आपसे इन्वेस्टिगेशन होने तक वीडियो कॉल के जरिए कैमरे के सामने रहने को कहा जाता है। फोन की दूसरी तरफ का सेटअप इतना रियल बनाया जाता है कि उसे सच मान ले और ये समझे कि अगर कॉलर का कहना नहीं माना तो बहुत बुरा होगा। लेकिन ये सब एकदम से नहीं होता। फ्रॉड करने वाले लोग पूरी स्ट्रैटेजी से काम करते हैं। जैसे कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों में पहले फोन कॉल किया जाता है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में या फिर ड्रग्स के केस में शामिल रहे हैं, और अगर उन्होंने कॉल कर रहे कथित जांच अधिकारी का कहना नहीं माना तो गिरफ्तारी और जेल की सजा सिर्फ वक्त की बात है। शिकार का डरना शुरू करते ही कॉलर तेजी से पैतरा बदलकर अपनी चाल चल देता है। टारगेट को पुलिस जैसी वर्दी, पुलिस स्टेशन या फिर सीबीआई ऑफिस जैसा माहौल और यहाँ तक कि आईडी कार्ड दिखाकर ठग के कोई अधिकारी होने का यकीन दिला दिया जाता है। टारगेट को हर वक्त अपना मोबाइल कैमरा और माइक्रोफोन चालू रखने के लिए कहा जाता है और बुरे नतीजे की धमकी दे देकर उनके अंदर डर बिठा दिया जाता है। उन्हें कह दिया जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में किसी से बात ना करें, किसी को भी कुछ ना बताए जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती। जब टारगेट के अंदर भरपूर डर बैठ जाता है, वो ठग की हर बात मानने लगता है, तब जाकर ठग बेहद तसल्ली से उनके पास मौजूद पाई लूट लेते हैं, जो लाखों भी हो सकते हैं और करोड़ों की। अब जानते हैं डिजिटल अरेस्ट से जुड़े कुछ चर्चित मामले। 2024 के जुलाई महीने में ही लखनऊ में रहने वाले फेमस कवि नरेश सक्सेना को सीबीआई अफसर बनकर जालसाजों ने 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। नरेश सक्सेना को 7 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे उनके व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को सीबीआई इंस्पेक्टर बताया। ठगों ने झांसा देकर कहा कि किसी और व्यक्ति ने आपके आधार कार्ड से मुंबई में बैंक अकाउंट खोला है, इससे करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। फिर केस से बचाने के लिए पैसे मांगे, लेकिन कवि ने नहीं दिए। जब ठगों को पता चला कि वो कवि हैं, तो उन्हें कई कविताएं भी सुनाने को कही, जो उन्हें दबाव में सुनानी पड़ी। वहीं जब कमरे का दरवाजा काफी वक्त तक बंद रहा तो घर वालों ने किसी तरह दरवाजा खुलवाया और फोन कट किया, हालांकि वो फोन कट नहीं कर रहे थे। फिर इसके अगले महीने अगस्त में ही एक और ऐसा मामला सामने आया।
इस बार इन ठगों के निशाने पर पीजीआई लखनऊ की डॉक्टर रुचिका टंडन थी। फोन करने वाले ने कहा कि वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई से बोल रहे हैं। डॉक्टर को 1 से 8 अगस्त तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। इस दौरान उनसे 5 अलग अलग बैंक खातों में 2 करोड़ 81 लाख रुपए ट्रांसफर कराए गए। जब तक उन्हें ठगी का एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसके अलावा वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन और पद्मश्री एसपी ओसवाल से करीब 7 करोड़ की ठगी की गई। ठगों ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट की एक नकली ऑनलाइन सुनवाई में बुलाया और जेल भेजने की धमकी देकर उनसे ये रकम ट्रांसफर करवा ली। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जैसा सेटअप बनाकर उनसे ठगी की गई। अब जानते हैं इसे ऑपरेट कैसे किया जाता है। दरअसल इसमें 4 लेवल के लोग काम करते हैं। पहला लेवल, ये लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए उस सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए ठगी को अंजाम दिया जाता है। दूसरा लेवल, उन लोगों का ग्रुप होता है जो बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हैं। ये लोग गरीबों और मजदूरों को लालच देकर उनके बचत खातों में मोबाइल नंबर बदलकर वो नंबर डाल देते हैं जिसका जुगाड़ पहले लेवल के लोगों ने किया था। तीसरा लेवल, ये लोग फर्जी फोन नंबर और बैंक अकाउंट नंबर का इस्तेमाल कर ठगी को अंजाम देते हैं और जब व्यक्ति डर कर पैसे ट्रांसफर कर देता है तो थर्ड लेवल के लोग उसे खाते से दूसरे कई खातों में ट्रांसफर कर देते हैं। इससे लेन देन की इतनी लेयर बन जाती है कि पैसे को ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चौथा लेवल, बाकी तीनों लेवल के लोगों को यही व्यक्ति रिक्रूट करता है और ज्यादातर देश के बाहर बैठकर इसे ऑपरेट करता है। अब आखिर में बताते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। आरबीआई, ट्राई जैसी एजेंसियां लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती रहती हैं और अगर आपके पास ऐसा कॉल आता भी है तो अनजान नंबर से आई व्हाट्सएप कॉल को ना उठाएं। अगर कॉल उठा भी ली है तो अपनी पर्सनल जानकारी शेयर ना करें। अगर कोई परिजनों या फिर आपके फंसने की धमकी दे रहा है तो साइबर हेल्पलाइन 1930 पर सूचना दें। आपसे कोई डिजिटल अरेस्ट की बात कहता है तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन की मदद लें। किसी भी झांसे में आकर पैसा ट्रांसफर ना करें। यही साइबर अपराधियों का मकसद होता है। ध्यान रखिए, पुलिस, ईडी या फिर कोई भी सरकारी एजेंसी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करती। हर चीज की एक प्रक्रिया होती है और सरकारी एजेंसियां उसी प्रोसेस से काम करती हैं। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी चीज नहीं है। इसके अलावा फोन, लैपटॉप या फिर दूसरे डिवाइस के सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। साइबर ठगी का शिकार होने पर स्थानीय पुलिस को सूचित करें। आप हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उसके अलावा www.cybercrime.gov.in पर भी ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इस तरह के मामले में सबसे जरूरी ये है कि पुलिस कभी भी आपको व्हाट्सएप कॉल नहीं करती। आपके निजी नंबर पर थाने से फोन आ सकता है, लेकिन तब भी वो आपको अमूमन थाने में हाजिर होने के लिए कहते हैं, ना कि डिजिटल अरेस्ट करते हैं। और वीडियो कॉल तो बिल्कुल भी नहीं की जाती है। इसलिए जब कोई वीडियो कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल करके आपको सब जानकारी दे तो समझ लीजिए कि ये फ्रॉड है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और देखते रहें आज की खबर।